अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूँ चौधरी फैसल एडवोकेट। और नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल मीडिया की ज़िन्नत बना हुआ है। और इसी यही वजह है कि मैं चाह रहा था कि आज इस टॉपिक के ऊपर बात करें ताकि आम पब्लिक को अवेयरनेस हो और इस टॉपिक के बारे में वो पता चले कि हमारे मुल्क में इस टॉपिक से रेलिवेंट कौन से कानून। तो टॉपिक जिस मौजू पे हम आज बात कर रहे हैं वो है हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट और हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो है ना। और यानी कि कोई भी जिनसी हरासियत का कोई मामला जो है वो कोई आता है तो उस हवाले से कौन से कानून हैं हमारे मुल्क के ऊपर और कौन से फोरम हैं और उस हवाले से आप क्या क्या लीगल एक्शंस ले सकते हैं एक्यूज़ के हवाले से और उसका क्या तरीक़ाकार है। तो इस पे आज हम स्पेशली हम बात करेंगे सिर्फ वो वर्क प्लेस हरासमेंट के ऊपर, यानी कि कोई भी जो हमारी जो वर्क प्लेस हैं, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक स्पेस है, प्राइवेट स्पेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, कोई भी वर्क प्लेस क्या लेके कोई अथॉरिटी है जहाँ पे फ़ीमेल कोई काम कर रही हैं तो उसमें हमारा एक लॉ है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क अगेंस्ट हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2010। ये 2010 का कानून है जो हमारे मुल्क में लागू है, जो कि जितने भी हमारे जो वर्क प्लेस के ऊपर जो एम्प्लॉयज़ हैं मेल फीमेल उनके ऊपर ये लागू होता है कि जहाँ भी कहीं फ़ीमेल अगर वो काम कर रही हैं, अगर उनको जिनसी हरासत का मामला कोई कोई इस तरह का कोई दरपेश करना पड़ रहा है तो वो उसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शंस क्या ले सकती हैं। तो उस हवाले से इस लॉ के अंदर डिटेल में बताया गया है पूरा प्रोसीजर और पूरा इसमें डिटेल है कि इसमें हम सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो इसमें जो डेफिनेशन बताई गई है कि जिनसी हरासत की वो क्या है, क्या कि हरासमेंट का मतलब क्या है। हम सेक्सुअल हरासमेंट हम कहते हैं कि इसके मीन एनी, यानी कि हरासमेंट का मतलब है कि एनी अनवेलकम एडवांस, यानी कि कोई भी और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल अब्यूज़ फॉर वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि कोई भी शख्स आपको रिटन में, वर्बल में या फिर उसका कोई फ़िज़िकल कॉन्डक्ट ऐसा है कि वो आप उससे जो है वो आपकी जो पीसफुल लाइफ है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी पीसफुल लाइफ में वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। और वो चाहे वो अपने वो वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है आपको, या आपको वो रिटन कम्युनिकेशन कर रहा है, या उसका कोई फ़िज़िकल कॉन्डक्ट ऐसा है जिसके तहत आपको वो जो पीसफुल लाइफ है और वो जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो हॉस्टाइल हो रहा है और वो उसमें आपको मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। तो उसमें एक तो ये भी हो सकता है, या फिर वो कॉजिंग इंटरफेरेंस विद वर्क परफॉर्मेंस, यानी कि आपके कोई अथॉरिटी का कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका सीनियर कोई ऑफिसर हो सकता है, वो आपको ऐसे काम के लिए बोल रहा है जिससे आपको, जो कि आपकी ड्यूटीज़ में आपकी सर्विसेज में वो शामिल नहीं होता, लेकिन वो आपको वो कह रहा है कि आप ये काम करें, ज़बरदस्ती काम करें और वो आपकी जो वर्किंग परफॉर्मेंस है उससे वो डिस्टर्ब हो रही है और जो पीसफुल जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो आपका डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसको हम हरासमेंट कहेंगे। सिंपल और आसान अल्फाज में एक चीज़ ये है कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन की पीसफुल लाइफ में इंटरफेरेंस करेगा और अगर उसकी जो पीसफुल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है तो वो इसको हम हरासमेंट कहेंगे। चाहे वो हरासमेंट थ्रू वर्ड हो, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो, चाहे आप कोई वो सोशल मीडिया के तहत कर रहे हों आप, और चाहे वो आप फ़िज़िकल कॉन्डक्ट के थ्रू कर रहे हो, और या फिर आप उसकी वर्किंग जो वर्किंग परफॉर्मेंस है उसमें आप इंटरफेरेंस कर रहे हो और इसको आप यानी कि आपकी जो अथॉरिटी है आप उसको यूज़ करते हुए आप उसको आप यूटिलाइज़ कर रहे हो और उसको फेवर कुछ मांग रहे हो सेक्सुअल एडवांस में और ये चीज़ें, तो इसको हम सेक्सुअल हरासमेंट कहेंगे। ये सेक्सुअल हरासमेंट के ज़ुमरे में आएगा। तो एक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं इस कानून के ऊपर, ये कानून क्या कहता है। और ये कानून 2010 में पास हुआ है और इसमें जितने भी वर्किंग बाउंड्री है जो वर्किंग स्पेस की, उसमें कोई भी इस तरह का कोई मामला आपके साथ आता है हरासमेंट का, तो आपने इस कानून की मदद लेनी है और इस कानून के तहत आपने रेलिवेंट फोरम में जाना है। इस कानून का ये जो 2010 में पास हुआ है ये पूरे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंटेड है और इसमें पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद भी शामिल हैं। इसमें अब हम आ जाते हैं कि इसमें एक सेक्शन 3 है इसका, उसके तहत एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी और सेक्शन 3 भी ये कहता है कि जब ये लॉ पास हुआ है विदन 30 डेज़,
यानी कि सेक्शन पास होने के 30 डेज़ के अंदर, 2010 की मैं ये बात कर रहा हूँ, 2010 में ये लॉ पास हुआ है, और 2010 के जब ये लॉ पास हुआ है तो उसके 30 डेज़ के बाद तमाम जो वर्किंग स्पेस हैं उनमें इंक्वायरी कमेटी बनाना मस्ट है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ये आपके नॉलेज के लिए ये होना ज़रूरी है कि जितनी भी वर्किंग स्पेस हैं 2010 का जो लॉ है उसके पास होने के बाद उसमें क्लियर बताया गया, उसका सेक्शन 3 कहता है कि इंक्वायरी कमेटी 30 डेज़ के अंदर बनाना लाजमी है कि, और उसमें जो इंक्वायरी कमेटी होगी उसमें 3 मेंबर्स की हो या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उसमें एक फ़ीमेल का होना लाजमी है इंक्वायरी कमेटी के अंदर। यानी कि कोई भी जो इंक्वायरी कमेटी बनेगी किसी डिपार्टमेंट की, जो उस और वो बनाएगा कौन, उस जो डिपार्टमेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो मैनेजिंग जो डिपार्टमेंट है, जो HR का डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है, वो कमेटी बनाएगा, और उसमें 3 मेंबर्स कमेटी नॉर्मली इसमें बताई गई है, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक फ़ीमेल का होना बेहद ज़रूरी है। उसमें होगा क्या कि कोई भी आपका कोई एम्प्लॉई है, मेल है, फ़ीमेल है, नॉर्मली ये फ़ीमेल पे प्रोटेक्ट करता है कानून, तो फ़ीमेल कोई भी जो लॉ है, जो फ़ीमेल कोलीग है आपकी या कोई भी फ़ीमेल एम्प्लॉई है, वो अगर कोई उसके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट का कोई इशू आता है तो वो एक रिटन कंप्लेंट जो है वो इस इंक्वायरी कमेटी के पास सबमिट करवाएगी, और इंक्वायरी कमेटी फिर उस पर किस तरह प्रोसीजर अप करेगी और उसको किस तरह टेकअप करेगी, तो उसका भी प्रोसीजर वो सेक्शन 4 है इसका, इस एक्ट का, इस कानून का, उसमें बताया गया कि प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी, कि वो किस तरह उसको इंक्वायरी को होल्ड करेगी, उसको टेकअप करेगी। और उसमें ये है कि जो ही उनके पास कोई इंक्वायरी एक कंप्लेंट आएगी, विद इन 3 डेज़ जो है वो उस इंक्वायरी उस कंप्लेंट से रेलिवेंट जो भी एक्यूज़ होगा, जो भी जिसने हरासमेंट की होगी, जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट आई होगी, तो वो उसको 3 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिस भेजेगी और उसको कन्वे करेगी कि आपने अपना विद इन 7 डेज़ के में आपने अपना रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करवाना है। इस कंप्लेंट्स की, इस कंप्लेंट में आपका क्या डिफेंस है, आपने रिटर्न स्टेटमेंट देनी है, और उसके बाद आप अपनी उसके साथ अपनी एविडेंस दें, और अगर वो नहीं देता तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी। उसमें फिर क्या, अगर वो दूसरी पार्टी नहीं आती तो फिर उसमें ये जो कंप्लेनेंट होगा उसकी स्टेटमेंट सुनी जाएगी और उसकी एविडेंस होगी, और उसके ऊपर वो विद इन 1 मंथ वो डिसीजन देंगे। तो अगर आप ये समझते हैं कि इंक्वायरी कमेटी जो है वो सही फेवर नहीं कर रही, और अच्छा डिसीजन भी कौन से दे सकती है, इस पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सेक्शन 4 के तहत ये भी आता है कि इसमें 2 तरह की पेनल्टीज़ दी जाएंगी। एक को माइनर पेनल्टीज़ कहा जाता है और एक को मेजर पेनल्टीज़ कहा जाता है। माइनर पेनल्टीज़ में यह है कि उसकी जो सेंसरशिप है वो कर दी गई, उसका जो उसको जो स्केल्स है जॉब का वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रोक दिया जाएगा। उसके अलावा उसकी जो पे स्लिप है वो, यानी कि पे जो है उसकी जो सैलरी है वो उसको इशू नहीं की जाएगी, फ़ाइन के तौर पे हो सकती है, या फिर उसके ख़िलाफ़ आप कह सकते हैं रिकवरी ऑफ कंपनसेशन का भी ऑर्डर वो कर सकती है कि आप कंप्लेनेंट को कंपनसेशन पे करें। तो ये तो माइनर पेनल्टीज़ में आ गया, और इसमें मेजर पेनल्टीज़ भी हैं। मेजर पेनल्टीज़ में यह है कि उसको रिडक्शन ऑफ लोअर पोस्ट पे या लोअर ग्रेड पे आप उसको, अगर वो ग्रेड 17, 18 या व्हाट्सएवर जो भी उसका ग्रेड है उसको वो लोअर ग्रेड पे वो पोस्ट कर सकते हैं। फिर उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट का भी ऑर्डर उसमें हो सकता है, रिमूवल ऑफ सर्विस का हो सकता है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हो सकता है, और फ़ाइन भी हो सकता है। तो उसमें आप ये देखें कि ये जो फ़ाइन्स हैं, माइनर पेनल्टीज़ भी और मेजर पेनल्टीज़ भी इसमें बताई गई हैं। तो ये जो इंक्वायरी कमेटी है वो उसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन को सजेस्ट करेगी और वो आगे से वो इसको इम्पोज़ करेगी। और अब इसमें अगर तो कोई कंप्लेनेंट चाहता है या फिर जो एक्यूज़ है जिसके ख़िलाफ़ ये डिसीजन आता है कि कोई भी उसको पेनल्टी मिलती है, तो वो उसके ख़िलाफ़ विद इन 1 मंथ जो है ये अपील दायर कर सकता है टू ओम्बड्सपर्सन के पास। हर सूबे में ओम्बड्सपर्सन अपॉइंट हुए हैं, पंजाब में और सिंध में और KP के यहाँ इस्लामाबाद में भी, फेडरल कैपिटल में भी ओम्बड्सपर्सन है। आप यानी कि वहाँ एक तो एपरेट फोरम भी है वो, और वो विद इन 1 मंथ आप अपील भी कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी अगर कंप्लेनेंट अगर उनके डिपार्टमेंट में एक इंक्वायरी जो कमेटी बनाई गई है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है,
तो वो डायरेक्ट जो ओम्बड्सपर्सन के ख़िलाफ़ भी उनके पास भी ओम्बड्सपर्सन के पास भी जो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं और वहाँ पे केस इसी तरह स्टार्ट होगा। और इन केस अगर आप ओम्बड्सपर्सन का जो डिसीजन आता है वहाँ से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर उसके ख़िलाफ़ आपके पास एक नेक्स्ट जो अपील फोरम है वो है गवर्नर का। जो सूबों के जो गवर्नर हैं वो आप वहाँ पे उनके जो ओम्बड्सपर्सन के ख़िलाफ़ आप जाएंगे और जो फेडरल कैपिटल के जो ओम्बड्सपर्सन हैं उनके खिलाफ अगर आपने अपील दायर करनी है तो जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनके पास आप वो अपनी अपील दायर कर सकते हैं। अब ओम्बड्सपर्सन हो कौन सकता है, आप ये देखें कि ओम्बड्सपर्सन का एक क्राइटेरिया बताया गया है। ओम्बड्सपर्सन जो है वो जज जो है वो हाई कोर्ट का जो होगा उस क्राइटेरिया का होगा, यानी कि वो ओम्बड्सपर्सन अपॉइंट हो सकता है, यानी कि जो इस रेलिवेंट टॉपिक में एक्सपर्ट हो और जो एज ए एडवोकेट यानी कि जो जज हाई कोर्ट अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाई करता हो वो जो ओम्बड्सपर्सन अपॉइंट हो सकता है। अब इसमें जो पावर्स दी गई हैं इंक्वायरी कमेटी को कि वो ये पावर्स का भी इसका बताया गया, सेक्शन 5 है उसमें कि पावर ऑफ द इंक्वायरी कमेटी, कि इंक्वायरी कमेटी के पास पावर्स हैं कि वो जो चाहे वो प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकती है और वो उनमें ऑन ओथ जो है एफिडेविट भी ले सकती है, दूसरे जो एक्यूज़ हैं उनको समन भी इशू कर सकती है, नोटिस भी इशू कर सकती है, उसके अलावा उनको ऑर्डर कर सकती है कि आप अपनी जो प्रोडक्शंस ऑफ एविडेंस आप दें, डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस करें। इनके उनके पास ये लीगली पावर्स हैं इंक्वायरी कमेटी के पास इस कानून के तहत कि वो उन दूसरे जो एक्यूज़ हैं उनको इंटीमेट कर सकती हैं एज ए, यानी कि इंक्वायरी कमेटी उनको वो तलब कर सकते हैं और उनको नोटिस भी इशू कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी एविडेंस कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस कानून का आम लोगों को पता नहीं है और वो कानून इस कानून के तहत ये है कि इसके जो उसका जो शेड्यूल है उसके तहत ये है कि इसको जो आपका नोटिस जहाँ पे डिस्प्ले होता है ऑफिस वर्किंग स्पेस में वहाँ पे इस जो लॉ है इसको इम्प्लीमेंट यानी कि डिस्प्ले किया जाए ताकि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको पढ़ सकें और अगर कोई भी इस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट का मामला आता है तो वो उसके तहत कोई इस तरह उनको पता हो और वो अपनी जो ऑफिस की जो उनकी इंक्वायरी कमेटी है वहाँ पे वो कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा सकते हों। तो ये 2010 का कानून है हमारा जो वर्क प्लेस हरासमेंट को कवर अप करता है। ये जो मैंने जैसे आपको आज इसको ऊपर मैंने कोशिश की है कि सॉरी मैंने आज कोशिश की है कि इसमें आपको मैं इससे रेलिवेंट मैक्सिमम आपको मैं चीज़ें बताऊं और उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। और इससे रेलिवेंट आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।